नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और सबसे पहले बात अमेरिका के उन 5000 नौसैनिकों की जो ईरान युद्ध की वजह से खतरे में है। ईरान पर हमला करने गया अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन खुद हमले का शिकार हो गया। इसकी वजह से वो 6 महीने से समुद्र में फंसा हुआ है। न सिर्फ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर फंसा हुआ है, बल्कि उस पर मौजूद 5000 अमेरिकी सैनिक भी इतनी बुरी हालात में घिरे हुए हैं कि उनका आए दिन मौत से सामना हो रहा है। जहाज पर स्थिति इतनी विपरीत है कि 6 सैनिकों ने समुद्र में कूदकर जान देने की कोशिश तक कर डाली। 28 फरवरी 2026 ईरानी सेना IRGC के मुताबिक उसने 1 मार्च, 13 मार्च और 25 मार्च को यानी 3 बार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इन हमलों में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर क्षतिग्रस्त हो गया। और अब्राहम लिंकन पर जो सैनिक फंसे हुए हैं उनके बारे में नेवी टाइम्स और स्टार्स एंड स्ट्राइप्स की रिपोर्ट है कि USS लिंकन पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। मरम्मत और सही मेंटेनेंस ना होने से शौचालय और बाथरूम या तो टूट गए हैं या फिर ओवरलोडेड हैं। शार्स में फफूंद लग गया है। लॉन्ड्री हफ्तों से बंद पड़ी, इसलिए सैनिकों के पास पहनने के लिए साफ कपड़े तक नहीं। पीने का जो पानी है वो भी प्रदूषित हो चुका है। लंबे समय से सैनिकों को गर्म पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा और सेहतमंद खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। AC खराब है, जिससे सैनिकों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। सैनिकों को साबुन, डिओड्रेंट और टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजें भी उपलब्ध नहीं हो पा रही। एक नौसैनिक ने अपने परिवार से कहा कि यहाँ हालात बहुत खराब है। हर बीतते दिन के साथ स्थिति बदतर होती जा रही। एक और सैनिक ने लिखा कि हमारे पास कुछ भी ताजा खाने पीने को नहीं, जो मीट आ रहे हैं वो सड़े हुए हैं। एक और सैनिक ने बताया कि उन्हें 3 महीनों से दूध पीने को नहीं मिला। अमेरिका के 5000 सैनिक जिस बड़े संकट में फंसे हैं उसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप और उनके युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ को बताया जा रहा है। अमेरिकी जनता का आरोप है कि ट्रंप और उनकी टीम के पास जंग लड़ने की कोई ठोस रणनीति ही नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस के सेनेटर ने तो ट्रंप सरकार से जवाब भी तलब कर लिया है। USS लिंकन ने 21 नवंबर को सैन डियागो से प्रशांत महासागर के लिए यात्रा शुरू की। युद्ध शुरू होने पर इसे अरब की ओर मोड़ दिया गया था। मई की निर्धारित समय सीमा के बाद से इसकी वापसी 2 बार टाली जा चुकी। सैनिकों ने बिना जमीन पर उतरे लगातार 250 दिन बिताए। इस पूरी अवधि में उन्हें जमीन पर केवल 2 दिन मिले। दिसंबर में गुआम और जुलाई में ओमान की जमीन पर सैनिक कुछ घंटों के लिए उतरे। युद्ध काल में एक सैनिक को 12 से 17 घंटे प्रतिदिन काम करना होता है। अगर योजना का औसत 15 घंटे मान लिया जाए तो हर सैनिक 3750 घंटे काम कर चुका है, जबकि 6000 घंटे से USS लिंकन वॉर जोन में, यानी प्रति सैनिक को आराम खाने पीने के लिए केवल 2250 घंटे मिले। यानी 250 दिन में केवल 94 दिन ही एक सैनिक को आराम मिल पाया है। और जब जब दुनिया के नक्शे पर बड़ी साम्राज्यवादी रेखाएं खींची गई हैं, तब तब महासागरों के रास्ते ही तय करते आए हैं कि दुनिया पर राज कौन करेगा। सदियों से समंदर की लहरों पर जिसका कब्जा रहा है, ताज उसी के सिर सजा है। एक नए समुद्री रास्ते से ग्लोबल डिप्लोमेसी के सारे पुराने नियम चकनाचूर होने की कगार पर। युद्ध से समंदर के रास्ते बंद हो रहे हैं, ग्लोबल शिपिंग के समीकरण तहस नहस हो रहे हैं और ऐसे में पुतिन और जिनपिंग मिलकर आर्कटिक की बर्फ को पिघला रहे हैं, जिससे दुनिया के लिए ऐसा रास्ता तैयार किया जा सके। ऐसा होता भी दिख रहा है। ऐसे में समंदर में वर्चस्व का रिमोट कंट्रोल अब वॉशिंगटन या ब्रसेल्स के हाथों में नहीं, बल्कि मॉस्को और बीजिंग के पास पहुंच गया है। कैसे, आइए देखते हैं। हॉर्मुज में रास्ता बंद है। लाल सागर में जहाज खतरे में है। केप ऑफ गुड होप की तरफ जाने वाली समुद्री नस पर दबाव है। समुद्री लुटेरों का खतरा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, कहां से जाएंगे, शिपिंग कहां से होगी? तो इसका उत्तर पुतिन और जिनपिंग के पास है, जो एक पुराने रूट को फिर से जिंदा कर रहे हैं, जहां उनकी मनमानी चलेगी, ना कि अमेरिका की। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक चौराहे पर खड़ी है जहां तेल की बूंदे नहीं बल्कि शक्ति का समीकरण तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी चोक पॉइंट बचाने की कोशिश में लगे हैं, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित मोर्चे के पीछे रूस और चीन नया कारोबारी रूट खोलने की तैयारी में, जिससे पूरी विश्व व्यवस्था का नक्शा बदल सकता है। यानी तेल, ताकत और नए वर्ल्ड ऑर्डर की खूनी जंग आरंभ हो चुकी। अभी बड़ा कारोबारी समुद्री रूट स्वेज नहर रूट है, जो 20,921 किलोमीटर लंबा है। ये नीदरलैंड्स के रॉटरडैम से लेकर इंग्लिश चैनल होते हुए आगे जिब्राल्टर स्ट्रेट तक पहुंचता है। इससे आगे स्वेज नहर के जरिए लाल सागर में प्रवेश करता है। ये रूट
आगे लाल सागर होते हुए बाब अल मंदेब के बाद अरब सागर में मौजूद अदन की खाड़ी तक पहुंचता है। उससे आगे हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट के बाद दक्षिण चीन सागर से होते हुए जापान के योकोहामा द्वीप तक पहुंचता है और यहीं तक रूट पूरा हो जाता है। लेकिन इस रूट के बंद होने से पुतिन ने नॉर्दर्न सी रूट खोल दिया है, जो 13,947 किलोमीटर लंबा है। ये रूस के अर्खांगेल्स्क पोर्ट से शुरू होता है, फिर आगे बेरेंट्स सागर से आर्कटिक महासागर में पहुंचता है। उसके बाद कारा सागर और चुक्ची सागर होते हुए बेरिंग स्ट्रेट तक पहुंचता है, फिर वहां से जापान के योकोहामा पर पूरा हो जाता है। ये रूट पोलर सिल्क रूट कहलाता है, जो स्वेज नहर रूट से करीब 7,000 किलोमीटर छोटा है। और दुनिया में तेल के बाद प्राकृतिक गैस पर संकट मंडराता दिख रहा है, क्योंकि 2 समुद्री रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। ऐसे में नेचुरल गैस यानी एलएनजी की सप्लाई कैसे होगी? वैसे भी उसका भंडार सीमित है। आपको दिखाते हैं वो टॉप 10 देश जहां से सबसे ज्यादा गैस सप्लाई की जाती है। रूस में 47.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसकी दुनिया में हिस्सेदारी 24% है भंडार। इसके अलावा ईरान के पास एलएनजी का भंडार 34 टीसीएम है, जिसकी कुल सप्लाई में हिस्सेदारी 17% है। कतर के पास एलएनजी का भंडार 24.7 टीसीएम है और हिस्सेदारी 12.5%। सुपर पावर अमेरिका का नंबर 4था है, उसके पास प्राकृतिक गैस का भंडार 16.4 टीसीएम यानी ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है और हिस्सेदारी 8% है। तुर्कमेनिस्तान में गैस का भंडार 14 टीसीएम और हिस्सेदारी 7% है। सऊदी अरब में भंडार 9.6 टीसीएम और हिस्सेदारी 4.5% है। यूएई में गैस भंडार 8.2 टीसीएम और हिस्सेदारी 4% है, जबकि चीन के पास गैस का भंडार 7.8 टीसीएम है, जिसकी हिस्सेदारी 3.5% है। इसी तरह वेनेजुएला में भंडार 5.5 टीसीएम है, जिसकी हिस्सेदारी 2.5% है, जबकि नाइजीरिया में भंडार 5.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसकी हिस्सेदारी 2.5% है। ऐसी भी खबरें हैं कि रूस का नया आर्क 7 आइस क्लास एलएनजी कैरियर नॉर्थ सी रूट पर आगे बढ़ रहा है, जिससे चीन को खुफिया तरीके से एलएनजी पहुंचाई जा रही है। चीन रूस के बाद साउथ कोरिया भी इस रूट से जहाज भेज सकता है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने बकायदा बुसान से यूरोप तक आर्कटिक रूट का ट्रायल ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग की। कोरियाई सरकार के मुताबिक अगस्त से सितंबर के बीच इस रूट का परीक्षण होना है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की कंपनी पेनस्टार बुसान से यूरोप पहला शिप भेजने वाली है। और यूरोप में गैस संकट बढ़ रहा है, जिससे कई देशों में एलएनजी रिजर्व स्टॉक घट रहा है। नीदरलैंड्स में एलएनजी का 41% स्टॉक बचा है, जबकि स्लोवाकिया में सिर्फ 46%। जर्मनी में एलएनजी रिजर्व का 48% स्टॉक बचा है। बेल्जियम में भी एलएनजी रिजर्व का 49% स्टॉक बचा है, जबकि फ्रांस में भी एलएनजी रिजर्व का 50% स्टॉक बचा है। ऐसे में अगर युद्ध बढ़ा तो इन देशों में गैस का स्टॉक खत्म हो सकता है। जिसमें खास बात यह कि ये रूट पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें कोई स्ट्रेट नहीं है। शिपिंग इंश्योरेंस कंपनियां सस्ता बीमा दे सकती हैं। ये रूट केप ऑफ गुड होप रूट से कम दूरी का है। इस रूट पर पूरी तरह से चीन और रूस का नियंत्रण है, यानी यहाँ से व्यापार शी और पुतिन की मर्जी से होगा। ईरान ने होर्मुज पार कर रहे कई तेल टैंकरों पर हमले किए। अब टैंकर से समुद्र में बह रहा तेल ईरान के लिए भी नई मुसीबत लेकर आया है। ओमान से लेकर ईरान तक होर्मुज में तेल ने समुद्र के पानी को ढक दिया है। नीला दिखने वाला समुद्र काला नजर आने लगा है। होर्मुज में अब तक ईरान की सेना के हमले का डर रहता था, लेकिन अब होर्मुज में सफर करना बेहद खतरनाक हो सकता है। तेल की वजह से जहाजों में आग लग सकती है और जहाज का इंजन भी खराब हो सकता है। खाड़ी देशों में समुद्र के पानी के पीने लायक बनाने वाले तमाम प्लांट भी खराब हो सकते हैं। अमेरिका की नाकाबंदी और ईरान के हमले के डर की वजह से अब तक समुद्र में किसी तरह का सफाई अभियान शुरू नहीं हुआ है। हवा और लहरों का रुख उत्तर पश्चिम की तरफ था। ओमान में बह रहा तेल ईरान के तटों तक पहुंचा। ईरान के केश्म द्वीप और सिरी द्वीप तक तेल फैलाव है। ईरान अब हॉर्मुज में तेल रिसाव पर भी मुआवजा मांग रहा है। हॉर्मुज का इस्तेमाल करने वाले देशों से हर्जाने की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ईरान को मुआवजा नहीं मिलेगा। जंग के समय तेल रिसाव होने पर बीमा कंपनियां हर्जाना नहीं देती। ओमान में अल हलानियत द्वीप समूह के करीब पहुंचा। पिछले साल द्वीप किनारे समुद्री जीवों का रिजर्व बना। रिजर्व में विलुप्त हो रहे कई समुद्री जीवों को रखा गया। खाड़ी देशों में पानी साफ करने वाले प्लांट खराब हो सकते हैं। समुद्र में आवाजाही बंद होने से निर्यात और आयात रुक जाएगा। खाड़ी देशों तक खाने के सामान, सब्जी, फल पहुंचना मुश्किल होगा। और हॉर्मुज में तेल का रिसाव जारी है और समुद्र में तेल तेजी से फैल रहा है। ईरान के तटों पर तेल तेजी से फैल रहा है। ईरान के केश्म द्वीप और सिरी द्वीप के तटों तक तेल वाला पानी पहुंच चुका है।
ईरान के पास 300 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र में तेल फैला हुआ है। अनुमान के मुताबिक हॉर्मुज में 3,80,000 लीटर तेल पानी में बह चुका है। हॉर्मुज में तेल का रिसाव जहाजों पर लगातार हमले की वजह से हुआ है। ओमान के तटों पर भी समुद्र में फैला तेल नजर आ रहा है। यहाँ 390 वर्ग किलोमीटर के समुद्र में तेल फैला है। हॉर्मुज में करीब 2000 वर्ग किलोमीटर का इलाका तेल फैलने से प्रभावित है। ओमान में तेल का रिसाव समुद्री जीवों के लिए बड़ा खतरा है। हॉर्मुज में अब जहाज चलाना भी मुश्किल हो सकता है। हॉर्मुज में फिलहाल 2 तेल टैंकर से रिसाव हो रहा है। ईरान ने मिनोवन पायनियर और कैरोलिन बेजेंगी नाम के टैंकर को निशाना बनाया था, जिसके बाद 3 अगस्त से समुद्र में तेल रिसाव हो रहा है। हॉर्मुज में इन्हीं 2 तेल टैंकर पर हमले के बाद से तेल बह रहा है। इन दोनों टैंकर पर ओमान के करीब हमला हुआ था। लहरों के साथ तेल ईरान पहुंच गया। ओमान से ईरान तक तेल फैल चुका है। तेल रिसाव के बाद जहाज समुद्र में नहीं चल सकते। इंजन की चिंगारी से जहाज में आग का खतरा रहता है। कूलिंग के लिए पानी खींचने से इंजन तेल से खराब हो जाते हैं। अमेरिका ने ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी की हुई। इसके अलावा ड्रोन हमलों के डर से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी या क्लीन अप क्रू समुद्र में उतरकर तेल को साफ करने का जोखिम नहीं उठा पा रहा है। और हॉर्मुज में खतरा और बढ़ गया है। यहां पर अब जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ईरान ने अब अपने अंडर वाटर ड्रोन से हमलों की शुरुआत की है। ईरान के पास अजदार नाम का पानी में चलने वाला ड्रोन है। ईरान का अजदार ड्रोन 200 किलो के विस्फोटक से हमला करता है। ईरान का अजदार ड्रोन 600 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। ईरान ने कुछ दिन पहले ही अंडर वाटर ड्रोन से हमले की शुरुआत की है। ईरान ने हॉर्मुज में पहली बार पानी वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ईरान एक तेल टैंकर को ईरान ने निशाना बनाया है। यूएई के 2 तेल टैंकर पर इससे पहले हमले हो चुके हैं। हॉर्मुज में यूएई के मोम्बासा टैंकर पर 13 अगस्त को हमला किया गया था। यूएई के ही अल बाहिया टैंकर को 13 अगस्त को निशाना बनाया गया था। 14 अगस्त को फिर एक टैंकर पर हमला हुआ। ऐसे कुल यूएई के 3 तेल टैंकर पर हमले हो चुके हैं। 2 दिनों से हॉर्मुज में भी हमले जारी हैं, जिसकी वजह से समुद्र में तेल का रिसाव और बढ़ सकता है। अब तक यूएई के 15 टैंकर जल चुके हैं। नाकाबंदी की वजह से ईरान का तेल व्यापार ठप है। ईरान के पास तेल स्टॉक करने की क्षमता सीमित है। स्टोरेज कैपेसिटी खत्म होने के बाद तेल बहाना होगा। और अमेरिका और ईरान की जंग में पहली बार दुनिया को यह महसूस हो रहा है कि अमेरिका अब ईरान की आक्रामकता से डर रहा है। और ये इसका कारण ये नहीं है कि अमेरिका ने हमले रोके, बल्कि कारण है अमेरिकी नौसेना का खाड़ी के बेस से विस्थापन। यह विस्थापन खाड़ी से बहुत दूर हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर किया गया है। मुमकिन है कि यह कदम ईरान की मिसाइलों की जद से बाहर निकलने के लिए उठाया गया, लेकिन इसी कदम ने अरब को असुरक्षित कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अरब से यूएस का पलायन, 4000 किलोमीटर दूर से लड़ेगा रण। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर भीषण प्रहार कर बेस तबाह कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को रसद और हथियारों की सप्लाई ठप हो गई। इसलिए खौफजदा अमेरिकी नौसेना ने अपना मुख्य लॉजिस्टिक्स हब रातों रात हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर शिफ्ट कर दिया। क्योंकि डिएगो गार्सिया खाड़ी से लगभग 4000 किलोमीटर दूर एक अलग थलग द्वीप है और यहां मुख्य लॉजिस्टिक्स हब बनाने का कारण यह है कि इस बेस तक ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंच पाएंगी। दावा है कि युद्ध के 3 चरणों में ईरान ने 171 एयर ऑब्जेक्ट्स को निशाना बनाया है, जिसमें 10 क्रू वाले एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। और इस कामयाबी के लिए ईरान ने कई हथियारों का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके ईरान का 85% डिफेंस प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है।